तो कैसे हैं सब आप सब लोग। वेलकम टू द डीबग विद नखरेवाज। आज हम आपको सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे जो आपके सेमेस्टर 1 में एक अच्छा खासा टॉपिक है और यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग की जो एक टूर है वो एकदम शुरू हो जाएगा। हमारा पहला टॉपिक है यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। उसी के अंदर आता है एक हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे 1972 डेनिस रिची ने बनाया था। ये लैंग्वेज पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाने के लिए यूज़ होती थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने ज़माने का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आज आप एंड्रॉयड चलाते हो, विंडोज़ चलाते हो, लिनक्स चलाते हो, वैसे ही पहले ज़माने में यूनिक्स चलता था। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और उसे हम लिखते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उन सबको मिला के एक प्रोग्राम बनता है और उसी को हम पूरा स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपको दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। देखिए, ये है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। पहले आता है हमारा हेडर, फिर आता है मेन फंक्शन, फिर आती है आउटपुट लाइन। ये एक स्ट्रक्चर है, बस अभी आप इतना याद रखिए। अभी आप इन सब नामों पर मत सीखिए, अभी हम आपको सब चीज़ एक एक करके बताएंगे। हेडर क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, आउटपुट लाइन क्या होती है, अभी हम छोटे में आपको बता देते हैं। हेडर होता है एक तरीके का हेडर जिसमें ये सारे फंक्शन उसमें ऐड होते हैं। आप यहाँ जो भी लिखोगे वो सब इसके अंदर होता है, तो एक तरीके से इन सब का पापा होता है, इस वजह से। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इन सबको रन कराने में मदद करता है, ये चेक करता है कि ये चीज़ इसमें है या नहीं है। फिर आता है आउटपुट लाइन, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ये एक आउटपुट लाइन होती है, ये हमें आउटपुट जनरेट करता है। जब भी आप कोडिंग में लिखेंगे प्रिंट एफ करके उसके आगे कुछ भी लिखेंगे कॉलम के बीच, तो वो आउटपुट देगा। ये होता है इसका फॉर्मेट और इसी को पूरे को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर पेपर में आता है तो आप इसको करके आ सकते हैं। फिर आता है फंक्शन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। सी लैंग्वेज में फंक्शन एक छोटा कोड का टुकड़ा होता है, समझे। फंक्शन एक छोटा कोड का टुकड़ा होता है और हर एक फंक्शन एक अलग काम करता है। जैसे कि हम यहाँ समझाते हैं, जैसे कि आप कोई लैंग्वेज लिखते हैं हेलो वर्ल्ड वाला, तो उसमें आप प्रिंट एफ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, फिर रिटर्न लिखते हैं और इससे पहले आप इंट मेन लिखते हैं। तो ये जो हमने इसको 3 लाइन में बांटा है, ये आपका टुकड़ा ही तो है, ये आपका फंक्शन ही तो चल रहा है। तो ये जो 3 टुकड़े में लाइन में बट गया है, ये टोटल एक प्रोग्राम लैंग्वेज बनेगा। मैंने अभी हेडर फाइल नहीं लिखा है। फिर देखते हैं हम लैंग्वेज फंडामेंटल। लैंग्वेज फंडामेंटल, इसके अंदर हम मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज आ सकती है। यह है कैरेक्टर, उसमें आता है कैरेक्टर सेट। सी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स, नंबर और स्पेशल सिंबल यूज़ होते हैं, उस पूरे को ही कैरेक्टर सेट कहा जाता है। जैसे कि ए बी सी भी लिख सकते हैं हम, स्मॉल ए बी सी भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसको हम ऑल ओवर को कैरेक्टर सेट कहते हैं। फिर उसके अंदर एक और आ जाता है टोकन्स। टोकन्स क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि आपको दिखा देते हैं छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं। छोटे छोटे टुकड़े जैसे कि कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, और अभी 3 और बाकी हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। तो जैसे छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसमें हमारा पहला टाइप होता है कीवर्ड्स। ये 5 टाइप का होता है। पहला है हमारा कीवर्ड्स, स्पेशल रिजर्व वर्ड। इसका मतलब ऐसे शब्द जो चेंज नहीं किए जाते, वो फिक्स शब्द रहते हैं। ये फिक्स रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंट, रिटर्न, इफ, एल्स, वाइल, ये सब हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स होते हैं, इन्हीं को हम कीवर्ड्स कहते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए, इनको बदला नहीं जा सकता। आप प्रिंटफ लिखते हैं, आप स्कैनफ लिखते हैं, वो भी चेंज नहीं हो सकते हैं। फिर आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में ही छुपा हुआ है आइडेंटिफाई, वो नाम जो हम देते हैं किसी वेरिएबल या फंक्शन को। नंबर, सम, टोटल। अब आप सोचेंगे ये क्या है। जैसे कि हमने यहाँ सम लिखा इक्वल टू 1 लिखा, तो हमने इस 1 को एक नाम दे दिया, ये सम है, ये आइडेंटिफाई हो रहा है, इससे ये आइडेंटिफाई हो रहा है। कुछ समझ आया। सिंपल भाषा में बोला जाए तो, जैसे कि हम कोई एक कोड लिखते हैं, इंट मेन फंक्शन लगा के, फिर हम यहाँ लिख देते हैं एज, यहाँ पे हम एज लिख देते हैं 20। तो इसमें क्या है, एज ये आइडेंटिफायर है,
ये इसको आइडेंटिफाई करके ये बता रहा है कि ये एज का नंबर है, ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, ये सिर्फ एज का नंबर है, ये आइडेंटिफाई होता है। फिर आता है हमारा तीसरा टाइप वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? प्रोग्राम में वैल्यू रखने के लिए एक बॉक्स जैसे होता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम एक नंबर को एक नाम देते हैं ए, तो ये एक स्टोरिंग का काम करता है। ए के अंदर 10 स्टोर हो गया, तो इसका मतलब आप प्रोग्राम में कहीं भी ए लिखोगे वो 10 लेगा। ये होता है वेरिएबल। प्रोग्रामिंग में वैल्यू रखने के लिए एक बॉक्स होता है, मतलब बॉक्स को आप एक तरीके से स्टोरेज समझ जाइए। इस वजह से यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया इंट एज इक्वल टू 10, तो हम एज जहाँ जहाँ लिखेंगे वहाँ 10 आएगा। समझ आया? जहाँ जहाँ हम 10 लिखेंगे वहाँ पे एज समझ जाएंगे लोग। फिर आता है कांस्टेंट, ऐसी वैल्यू जो बदली नहीं जा सकती है। कॉन्स्ट लगा के हम वैसे वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। अगर मैंने कॉन्स्ट लिखा है और मैंने ए इक्वल टू 10 दे दिया तो ए की वैल्यू 10 फिक्स हो जाएगी, फिर ये बदली नहीं जाएगी। जैसे कि यहाँ इंट की पाई की वैल्यू 3.14 है, ये बदली नहीं जा सकती। डेटा टाइप क्या होते हैं? वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। इतनी देर से आप पढ़ रहे होंगे इंट कॉन्स्ट, ये सब कॉन्स्ट नहीं है, इंट है, बस गलती है। इंट में नंबर होता है, फ्लोट में सिर्फ डेसिमल नंबर होते हैं। इंट में नंबर बोले तो 1 2 3 और डेसिमल में 1.2 2.1 1.3, मतलब जिसमें पॉइंट आता है सिंपल भाषा में। कैरेक्टर में सिर्फ लेटर यूज़ हो सकते हैं। अभी आपको बताते हैं कैसे यूज़ होते हैं। जैसे कि देखिए इंट क्या है? इंट में आती हैं सिर्फ वैल्यू 1 2 3, कोई सी वैल्यू रख सकते हैं। कैरेक्टर में सिर्फ हम इसमें वैल्यू नहीं रख सकते। 1 2 3 ये नहीं लेगा, ये लेगा सिर्फ ए बी सी, ये ए बी सी लेगा, ये 1 2 3 नहीं लेगा, ये 1.2 भी नहीं लेगा, ये डेसिमल नंबर है। फ्लोट हो गया, फ्लोट में 1 2 3 नहीं लेगा, क्या लेगा ये 1.2 1.3 यही लेगा, ये पॉइंट की वैल्यूज़ लेता है। और इंटीजर में 1 2 3 लेगा सिर्फ, इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू नहीं आ सकती हैं जैसे कि ABC वगैरह। पॉइंट वैल्यू नहीं आएंगे, अगर आप इसमें पॉइंट वैल्यू डालेंगे तो वो पॉइंट को हटा देगा और एरर देगा। कमेंट्स क्या होते हैं? एक तरीके के नोट होते हैं जो सिर्फ प्रोग्राम के लिए लिखा जाता है, मतलब प्रोग्रामर के लिए लिखा जाता है। इस तरीके से एक मैं आपको जैसे सिंपल भाषा में बताता हूँ, इसको वैसे डिनोट इस चीज़ से करते हैं, ये सिंबल होता है इसका। मैंने यहाँ लिखा, पूरा लिखता हूँ, इंक्लूड stdio_h, ये हेडर फाइल, ये इंड मेन, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये तो मेन है, इसके बिना तो कोड ही नहीं चल सकता। फिर आप लिखेंगे printf हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे कॉमा रह गया, छोड़िए इसे काट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिटर्न भी आएगा, रिटर्न 0, बड़ा बेचिता सा लग रहा है, तो इसे लिख दूँ क्या, या फिर आप यहीं देख लीजिए। सिंपल भाषा में बताता हूँ, जैसे कि आपने ये कोड लिखा, अब आपने ये printf लिखा, आप कोई बड़ा कोड लिखने जा रहे हो या फिर आपने बहुत बड़ा कोड लिख दिया, अब आपको याद करना है कि मैंने printf क्या लिखा था, तो यहाँ हम कमेंट्स लिख देते हैं, ये यूज़ करेंगे, ऐसा होता है। और प्रिंट यहाँ लिख देंगे कि printf में मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था। तो ये क्या होता है, ये इस कोड को ईजिली रन करेगा, लेकिन कमेंट लाइन में। ये आपके विजुअल स्टूडियो कोड में किस कलर का होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे में तो हरा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ये कमेंट होता है। अगर आप इसे यहाँ लगा दोगे, मतलब किसी कोड में लगा देते हो या फिर आप इसमें लगा देते हो या फिर आप इसमें लगाते हो, तो जो विजुअल स्टूडियो कोड है इस पूरे कोड को इग्नोर करेगा, वो इन सबको हर लाइन में कमेंट कर देगा।
कमेंट एक तरीके से यही होता है, कोई भी गलती को हटाना या फिर उसमें कोई एक्स्ट्रा नोट ऐड करना, या फिर आपसे कोई प्रोग्राम गलत हो गया है या फिर आपको उसको बाद में यूज़ करना है तो आप कमेंट लगा देते हैं। सिंपल सा यूज़ यही होता है। तो यहाँ पर आपकी यूनिट 1 ख़त्म होती है। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, वरना कल हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। धन्यवाद।